नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। और दोस्तों, मैं देख रहा हूँ 2-4 दिन से कि वीडियो भी आ रहे हैं, ठीक ठाक आ रहे हैं वैसे भी। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम लोग व्यूज़ आ पा रहे हैं। पता नहीं क्यों, बच्चे पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं, पता नहीं इनका मन क्यों नहीं कहाँ भटक रहा है, पता ही नहीं चल रहा मुझे तो ना। तो हो सकता है आप वैकेंसी के चक्कर में नहीं पढ़ रहे हो, तो ये गलत बात है। पढ़ाई तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त जो है ना, ये वक्त निकल जाने के बाद नया वक्त जो आएगा वो हो सकता है वो आपका ना रहे, क्योंकि वक्त वक्त की बातें होती हैं। आज पढ़ाई कर लो, बाकी वक्त बाद में निकाल लेना। मोबाइल में व्हाट्सअप मैसेज वगैरह, ये थोड़ी सी चीज़ें बदलो थोड़ा अपने आप को। एक शायरी है कि मिला वक्त तो तेरी जुल्फ़ें सुलझाऊंगा, मिला वक्त तो तेरी जुल्फ़ें सुलझाऊंगा, अभी तो उलझा हूँ वक्त को सुलझाने में। और वक्त ही कितना लगता है जुल्फ़ों को सुलझाने में, पर ज़िंदगी गुजर जाती है वक्त को सुलझाने में। इसलिए फ़िलहाल वक्त ऐसा लो जो पढ़ाई से रिलेटेड हो, और पढ़ाई को ही वक्त दो। हो सकता है ये पढ़ाई आपकी ज़िंदगी और आपका पूरा वक्त ही बदल दे। इसलिए पढ़ाई पे फोकस करो, फालतू बातों पर ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में जहांगीर के बारे में पढ़ा था, और जहांगीर के बारे में मैंने पूरी कहानी आपको समझा दी थी, यानी कि सलीम अनारकली वाले मैटर में इसको हमने पढ़ा था। जहांगीर के बारे में हमने पढ़ा था कि जहांगीर का एक अंतिम पुत्र बचता है जिसका नाम था, जहांगीर का एक ही पुत्र बचता है, कौन सा? शाहजहाँ। यही योग्य था, बाकी तो सब ऐसे ही थे। इसी शाहजहाँ का नाम था खुर्रम। याद रखिएगा, ये खुर्रम जो बचा था, ये लास्ट में याद रखना, खुर्रम को ही शाहजहाँ के नाम से जानते हैं। तो आज हम शाहजहाँ के बारे में ही पढ़ेंगे। और कल के उससे जहांगीर वाले वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार से जहांगीर राजा बनता है, वो कहानी में शाहजहाँ वाले पार्ट में बताऊंगा। यानी कि आज के बारे में कहा था कि आज बताएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि शाहजहाँ राजा कैसे बनता है। आप सभी को बताया था मैंने कि जहांगीर की मृत्यु होती है 1627 में, और 1627 में लाहौर के निकट शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है। उस समय ये शाहजहाँ कहा था दक्षिण भारत में था, और दक्षिण भारत में महावत खां के खिलाफ ये युद्ध लड़ रहा था, अभियान चला रहा था। उसी समय जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। तो जहांगीर की जब मृत्यु हो जाती है, इस बात की खबर शाहजहाँ को नहीं लगती, क्योंकि ये तो बेचारा यहाँ है दक्षिण भारत में। लेकिन इधर लाहौर में इसकी खबर हो जाती है, जहांगीर की पता चल जाता है आगरा में। और आगरा और दिल्ली में जब ये खबर पहुँचती है कि जहांगीर तो मर गया, तब यहाँ पर क्या होता है कि इसी शाहजहाँ के भाई शहरयार, इसी का एक और भाई था शहरयार के बाद में इसका एक और भाई था परवेज, ये 2 भाई थे इसके। और इसका एक वो आसफ़ का, नूरजहाँ का भाई था आसफ़ का, वो भी जहांगीर के दरबार में था। तो आसफ़ खां था एक, ये आसफ़ खां, इन तीनों ने मिलके क्या किया, इस शाहजहाँ को तो खबर भी नहीं दी कि जहांगीर मर गया। अब भाई साहब इन्होंने क्या किया, आसफ़ खां ने निर्णय निकाला, इन दोनों ने तो कहा था पहले कि भाई ये काम करो, पिताजी मर गए तो शाहजहाँ को खबर दो कि आएगा। शाहजहाँ इसने कहा था शहरयार ने कि अपने बड़े भाई को बुलाओ, उसका राज्याभिषेक करवाएंगे। तब आसफ़ खां ने बात काटते हुए कहा कि शहरयार तू पागल हो गया, किस खुशी में तू इसका जो है राज्याभिषेक करवाने की बात कर रहा है? बोले बड़ा, हमारे यहाँ तो यही चलता है कि बोले बड़ा होता वही राज्याभिषेक करेगा, उसका ही होगा। तो आसफ़ खां बोला कि नहीं, आप मुझे बताओ कि बड़ा कौन है? तो बड़ा तो खुसरो था। तो खुसरो तो चल बसा, बोले खुसरो तो मर गया पहले ही। तो अब मर गया, तो अब मान लो खुसरो मर गया, तो अब राजा कौन बनना चाहिए था? अगर खुसरो नहीं मरता तो राजा कौन बनता? बोले खुसरो नहीं मरता तो राजा खुसरो बनता। अब खुसरो मर गया तो उसका कौन बनता? बोले उसका बेटा बनता। तो उसका बेटा राजा बनेगा, ना कि शाहजहाँ बनेगा। ये बात कौन बोलता है? आसफ़ खां बोलता है। तो याद रखिएगा, इस आसफ़ खां ने बताया कि अब राजा बनेगा कौन? खुसरो। और खुसरो का बेटा राजा बनेगा जिसका नाम था द्वारक्ष, क्योंकि खुसरो तो मर गया, लेकिन द्वारक्ष को राजा बनाओ। तो ये दोनों भी बड़े खुश हुए, बोले यार वाह वाह यार आसफ़ खां, तुझे पहली बार माना मैंने, क्योंकि तूने अच्छा न्याय किया, ना तो मेरे भाई को बनाया ना हम दोनों को बनाया, तूने क्या किया, खुसरो के बेटे द्वारक्ष को बनाया। इस बात से दोनों प्रसन्न हुए। कहते हैं कि इधर 4 माह के बाद पता चलता है इसको, और ये आता है आगरा लौटकर वापस। जब ये आगरा लौट के आया तो इसने राज दरबार में देखा, तो राज दरबार में सिंहासन पे बैठा है कौन? छोटा सा बालक द्वारक्ष बेटा है, और आसफ़ खां सामने बैठा, बगल में शहरयार और परवेज बैठे हैं। शाहजहाँ की तो आंखें फटी फटी रह गई, बोले ये हुआ क्या, यहाँ पर दरबार में ये एक लड़का बैठा है। शाहजहाँ बोलता रहा, बोले बापू कहाँ है?
तो सभी की आवाज़ आई, बोले बापू तो चल बसा और 3 महीने पहले चल बसा। तो शाहजहाँ बोला, अरे मुझे खबर तो देते कम से कम। शाहजहाँ को तो खबर ही नहीं दी इन्होंने। तब शाहजहाँ बोलता है कि ये कैसे राजा बन गया? बोले राजा इसी का नियम है। तो शाहजहाँ को आया गुस्सा और 4 फरवरी सन 1528 को यही शाहजहाँ इस द्वार अक्ष की करता है हत्या, यानी कि अपने भतीजे को मारता है। उसके बाद में यही शाहजहाँ इस आसफ को खूब मारता है और यही शाहजहाँ अपने भाई शहरयार और अपने भाई परवेज को भी मारकर 4 फरवरी 1528 के दिन ही क्या कर लेता है, राजा बन जाता है और दिल्ली की गद्दी और आगरा की गद्दी को संभालता है। याद रखिएगा, इस प्रकार से शाहजहाँ राजा बना था। ये मैंने आपको बताया था उस दिन कि मैं आगे वाले पार्ट में बता दूंगा, तो मैं आज बता रहा हूँ। यहाँ से आप कहानी को लिंक कर लीजिएगा। इस प्रकार से अब राजगद्दी पर शाहजहाँ बैठता है। अब आगे ध्यान देना आप लोग, आगे क्या होता है। उल्लेख मिलता है कि शाहजहाँ के बारे में अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। शाहजहाँ के जन्म से संबंधित बातें। शाहजहाँ का जो जन्म हुआ था, ये जन्म हुआ था 5 जनवरी सन 1592 को। शाहजहाँ का जन्म लाहौर में होता है और आप सभी को पता है शाहजहाँ के पिता का नाम तो जहांगीर ही था और शाहजहाँ की माता का नाम, याद रखना, इसकी माता का नाम था जगत गोसाई। जगत गोसाई, ये जो याद रखना आपको, जगत गोसाई आपको बताया भी था मैंने उस समय कि जगत गोसाई कौन थी। तो याद रखिएगा, शाहजहाँ की माता का नाम जगत गोसाई और पिता का नाम जहांगीर था। आगे ध्यान देना, शाहजहाँ का निकाह 1612 में इसका निकाह हुआ था। किसके साथ? आसफ खां की पुत्री अर्जुन मंदा बानो के साथ इसका विवाह हुआ था। अर्जुन मंदा बानो, ये बात मैं आपको जहांगीर वाले पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप लिंक पर जाकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर जहांगीर वाला पार्ट देख लेना। अर्जुन मंदा बानो के साथ 1612 में इसका निकाह हुआ। उल्लेख मिलता है कि अर्जुन मंदा बानो का जब ये इसका साथ निकाह हुआ तो निकाह होने के पश्चात यही अर्जुन मंदा बानो मुग़ल काल में मुमताज़ के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। याद रखिए आप लोग, इसे क्या बोला गया मुग़ल काल में इतिहास में जो नाम रखा गया, इसका क्या रखा गया? मुमताज़। यानी कि अर्जुन मंदा बानो बाद में चलकर मुमताज़ के नाम से प्रसिद्ध होती है, ये आपको याद रखना है। इसी अर्जुन मंदा बानो से शाहजहाँ को कितनी संतान प्राप्त हुई थी? तो लगभग 14 संतान। यानी कि शाहजहाँ जो था इसके 14 संतान थी, जिसमें से 7 संतान तो जन्म के पश्चात ही मर जाती है, यानी कि मर गई थी, लेकिन केवल 7 ही संतान इसमें बची थी। शाहजहाँ की केवल 7 संतान ही बची थी, बाकी 7 संतान तो मर जाती है। शाहजहाँ के 7 संतान मर जाती है, केवल कितनी संतान बचती है? 7 ही बचती है। 14 में से 7 गए तो 7 ही बचते हैं, है ना। तो याद रखिएगा इस प्रकार से। अब 7 संतान में से 7 कौन कौन थे, उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये काम आएंगे। सबसे बड़ा पुत्र जो बचता है उसका नाम था धारासिको। सबसे बड़ा पुत्र था। उसके बाद में एक तरफ पुत्र लिख लेते, एक तरफ पुत्रिया भी थी इसके, तो पुत्रिया भी थी इसमें, याद रखना, एक तरफ पुत्र एक तरफ पुत्रिया। देखो, धारासिको के बाद इसकी एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम था जहां आरा, ये पुत्री थी इसकी। उसके बाद में एक और बेटे का जन्म होता है जिसका नाम था औरंगजेब के पश्चात एक और फिर वापस लड़की होती है जिसका नाम था जहांआरा के बाद रोशन आरा का जन्म होता है। फिर उसके बाद में एक और लड़का होता है जिसका नाम था मुराद बख्श, और मुराद बख्श का जन्म होता है, याद रखना। फिर इसके बाद एक और पुत्री होती है जिसका नाम था गोहन आरा। ये मैं क्रम से इसलिए लिखवा रहा हूँ, ये क्रम भी याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे चलकर जब ये चारों भाइयों के बीच में लड़ाइयाँ होगी ना, तब इसी क्रम में इनकी बहनें इनका साथ देगी, इसलिए ये क्रम भी आपको याद रखना है। और चौथा जो इसका लड़का, मतलब कितने हो गए रे, एक के बाद 2 3, चौथा नंबर का ये है और 5वें नंबर की ये है, नहीं चौथे नंबर की तो रोशन आ रहा है, 5वें का ये है, 6ठे का ये है और 7वां बचा। तो 7वां बचा है कौन सा? तो 7वां था शाह शुजा। याद रखना, शाह शुजा 7वां नंबर का बालक था शाहजहाँ का। इस प्रकार से इसके 7 पुत्र जो थे, 7 पुत्र एवं पुत्रियाँ 3 थी उसमें, तो यही बचे थे 7।
उन 7 के नाम मैंने यहाँ पर आपको लिखवा दिए हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई होगी आप लोगों की। अब आगे ध्यान देना, आगे क्या होता है। ये तो थी शाहजहाँ के बारे में जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घर परिवार की बातें। अब शाहजहाँ के बारे में आगे ध्यान देना, आगे क्या होता है। उल्लेख मिलता है कि शाहजहाँ ने सन 1631 में दक्षिण भारत पर वापस अभियान चलाया था, और दक्षिण भारत पर अभियान चलाते वक्त कहते हैं कि 1631 में इसने दक्षिण भारत पर अभियान चलाया। अभियान चलाते वक्त इसी दक्षिण भारत में ही बुरहानपुर नामक स्थान पर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और बुरहानपुर का यहाँ पर एक किला पड़ता है जिसका नाम है असीरगढ़ का किला। इसी असीरगढ़ के किले में मुमताज़ की 14वीं संतान हो रही थी, और मुमताज़ की क्या हो रही थी, 14वीं संतान को जन्म देते वक्त, 14वीं संतान को क्या कर रही थी, ये जन्म देते वक्त मुमताज़ की यहाँ पर क्या हो जाती है, मुमताज़ की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, और सन 1631 में ही मुमताज़ की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर कुछ समय के लिए मुमताज़ को यहीं बुरहानपुर में ही दफनाया जाता है, दफनाया यहीं पर कुछ समय के लिए। बाद में यहाँ से फिर उसको आगरा ले जाया जाता है, और आगरा में जाकर यमुना नदी के किनारे इसके लिए एक अच्छा खासा मकबरा बनाया जाता है। उसी मकबरे को वर्तमान में ताजमहल के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, इस प्रकार से मुमताज़ की 14वीं संतान के दौरान बुरहानपुर में ही मृत्यु जाती है। कुछ समय के लिए बुरहानपुर में इसको दफनाया जाता है। उसके पश्चात इसको आगरा ले जाया जाता है, और आगरा में यमुना नदी के किनारे इसके लिए एक मकबरा बनवाया जाता है। उसी मकबरे को ताजमहल के नाम से जाना जाता है। आगे कहानी ध्यान देना। अब थोड़ी सी बातें ताजमहल से भी पूछ लेता है कभी कभी। तो ताजमहल जो था, इसके बारे में आप ध्यान देना। ताजमहल जो था, ताजमहल संगमरमर से बना था। संगमरमर का अर्थ जानते हो आप लोग? संगमरमर का अर्थ क्या होता है? जब पति और पत्नी साथ जी कर मरते हैं, उसी को संगमरमर कहते हैं। नहीं समझ में आया? अरे मतलब ये है कि संगमरमर एक पत्थर होता है जो सफ़ेद होता है। संगमरमर पत्थर से, याद रखना, इस ताजमहल को बनाया गया था। बेजोड़ पत्थरों से बनाया गया था, यानी कि पत्थर से पत्थर को जोड़ा गया था, और जोड़ने के पश्चात इस ताजमहल को बनवाया गया था। ताजमहल यमुना नदी के किनारे है, और ये खूबसूरती का बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ से दिखता है। जब ताजमहल देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा। यमुना नदी के किनारे है। ताजमहल के बारे में उल्लेख मिलता है कि इसी ताजमहल में मुमताज़ को दफनाया गया था। ताजमहल के बारे में उल्लेख मिलता है कि ताजमहल का निर्माण सन 1631 से लेकर सन 1653 तक चला था, यानी कि कुल मिलाकर ये 22 सालों में इसका निर्माण होता है। यानी कि ताजमहल को बनने में कुल 22 साल लगे थे। कितने लगे थे? 22 साल लगे थे, और 22 सालों में ताजमहल तैयार होता है। कुल खर्च की अगर बात करें हम लोग, तो वर्तमान का लगभग 9 करोड़ रुपए खर्च हुए थे ताजमहल को बनाने में। याद रखिए आप इस बात को। भाई साहब, औरतें क्या नहीं करवा सकती है? औरतें मरने के बाद भी लोगों की जेबें खाली करवा सकती है। औरतें होनी चाहिए दम वाली। अब ध्यान दो इधर। खर्च वर्तमान का 9 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। ताजमहल के बारे में, वास्तुकार के बारे में कुछ उल्लेख मिलता है कि ताजमहल का जो वास्तुकार था उसमें 2-3 लोगों के नाम आते हैं। ताजमहल वास्तुकार में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है ईशा खां का। ईशा खां ने इस ताजमहल को अच्छा सा आकार दिया था। फिर उसके बाद में वास्तुकार, इसका जो सहयोगी था, उल्लेख मिलता है कि इसका जो सहयोगी था ईशा खां का, उस सहयोगी का नाम था अहमद खां लाहौरी। और अहमद खां लाहौरी, इन दोनों ने मिलकर इसको बनवाया था। अहमद खां लाहौरी। उल्लेख मिलता है कि इसी शाहजहाँ ने इन दोनों कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि ये वाली इमारत जो इन दोनों ने बनाई है ये कहीं दूसरी जगह ना बना दे। इसलिए इन दोनों के इसने हाथ भी कटवा दिए थे। याद रखना आप लोग, इन दोनों के हाथ कटवा दिए थे। उल्लेख मिलता है कि ताजमहल का जो गुम्बद बनवाया था, ये गुम्बद बनाने वाला जो वास्तुकार था, ये वास्तुकार का नाम कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो गुम्बद बनाने वाले वास्तुकार इटली से आए थे, और इटली से आने वाले जो वास्तुकार था उसका नाम था वेरिनिवो जेरिनाओ। क्या नाम था उसका? इटली का जो वास्तुकार था उसका नाम था वेरिनिवो जेरिनाओ। इस वास्तुकार ने ही ताजमहल के गुम्बद का डिज़ाइन किया था, बनवाया था।
ये बात भी आपको याद रखना है। कुल 22 सालों में ये ताजमहल बनकर तैयार हुआ था, ये आपको याद रखना है। विश्व के कुल 7 धरोहर में ताजमहल को भी शामिल किया गया था, उस समय की बात है ये। और सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह जो है ताजमहल मानी गई है विश्व में। तो याद रखिएगा, काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं। ये थोड़ा सा आपको ताजमहल के बारे में याद करना है। चलो अब आगे की कहानी सुनना ध्यान से, आगे क्या होता है। ताजमहल के बारे में ये बात हो गई। अब उल्लेख मिलता है कि शाहजहाँ के बारे में, शाहजहाँ ने और क्या क्या करवाया, शाहजहाँ का अभियान कैसे रहे, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। शाहजहाँ ने और क्या क्या किया, तो उल्लेख मिलता है कि शाहजहाँ ने सर्वप्रथम अपने दरबार में जो बलबन ने एक पद्धति चला रखी थी सल्तनत काल से, सिजदा और पायबोस, इस पद्धति को भी ये शाहजहाँ क्या करता है, ख़त्म करवाता है। सिजदा का मतलब होता है कि घुटने के बल पर बैठकर सलाम करना, यानी कि घुटने बल बैठकर सलाम करना होता था बादशाह को। मान लो बादशाह निकल के जा रहा है, तो मान लो कोई मिलने भी आता था तो घुटने बल बैठता था, फिर सलाम करता था, पगड़ी झुकाकर सलाम करता था, उसे सिजदा कहते थे। पाइबोस मतलब बादशाह के पैरों को चूमना था, यानी कि पैर चूमना था। ज़मीन पर मान लो शाहजहाँ आया है, मान लो कोई बादशाह आया है, तो आपको झुककर उसके पैरों में गिरना पड़ता था, पैरों को चूमना पड़ता था। तो ये पद्धति पहले चलती थी, याद रखना। इसी शाहजहाँ ने इन दोनों पद्धतियों को समाप्त करवाया था। इसकी जगह एक और नई पद्धति इसने चाहार तस्करी नाम की एक पद्धति इसने चालू करवाई थी, चाहार तस्करी। तो ये पद्धति इसने चालू करवाई थी, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। चाहार तस्करी नाम की पद्धति इसने चालू करवाई थी। इसके बाद में शाहजहाँ ने और क्या करवाया, तो ध्यान देना, शाहजहाँ ने अब जो है याद रखना, इसने शाहजहाँ ने अभियान चलाए बहुत सारे, और इसके अभियानों को हम देख लेते हैं। शाहजहाँ के प्रमुख अभियान में सन 1631 से ही इसने काफ़ी अभियान चलाए। आप सबको पता है 1631 में दक्षिण भारत में अभियान चलाया था इसने। 1631 में ही दक्षिण भारत के लगभग सभी प्रांतों को जीतने की कोशिश की थी इसने, लेकिन थोड़ा सा वो मुमताज़ का लफड़ा पड़ गया था इसके, वो मर गई थी 1631 में, तो उसमें लग गया थोड़ा सा। तो याद रखिएगा 1631 में इसने दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया, और अहमदनगर पर आक्रमण करके इसने वहाँ के शासक हुसैन शाह के खिलाफ ये आक्रमण किया था, और दक्षिण भारत के अहमदनगर के हुसैन शाह शासक को इसने अधीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया और इसको भी अपने अंडर में ले लिया। इसके बाद में सन 1636 में इसी व्यक्ति ने गोलकुंडा पर आक्रमण किया, और गोलकुंडा पर आक्रमण किया, और गोलकुंडा का जो शासक था उस समय उसका नाम था कुतुब शाह। इसी कुतुब शाह को अपने अधीन करता है, कुतुब शाह को भी अधीनता स्वीकार करवा देता है। और याद रखना, अधीनता स्वीकार करता है। इसी कुतुब शाह का एक सैनिक था जिसका नाम था मीर जुमला। कुतुब शाह का एक सैनिक था जिसका नाम था मीर जुमला। और याद रखिएगा, ये जो मीर जुमला इसका सैनिक था कुतुब शाह का, इसी मीर जुमला ने इसी शाहजहाँ को इसी मीर जुमला ने इसी शाहजहाँ को, जब शाहजहाँ यहाँ पर आया तो मीर जुमला को पता चला, तो इसी मीर जुमला ने इसी गोलकुंडे की खदान, कोयले की खदान थी ये, इसी खदान में से एक हीरा निकला था जिसका नाम था कोहिनूर हीरा। और ये कोहिनूर हीरा जो दिया था शाहजहाँ को, किसने दिया था? मीर जुमला ने भेंट किया था। याद रखना, ये बात एग्जाम में प्रश्न आता है इसका। शाहजहाँ को भेंट किया था मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इसके अभियान है। 1631 में अहमदनगर पे किया, हुसैन शाह यहाँ का शासक था, अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद 1636 में गोलकुंडा यहाँ का शासक कुतुब शाह था, और इसने भी अधीनता स्वीकार की थी। और कुतुब शाह का सेनापति मीर जुमला था। इसी मीर जुमला ने गोलकुंडा की कोयले खदान से निकला हुआ कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को भेंट किया था। यहाँ तक की कहानी आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अब मैं आगे बढ़ूँ क्या, बोलो आप लोग? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1636 में ही इसने एक और जगह आक्रमण किया। 1636 में इसी व्यक्ति ने बीजापुर को भी जीता, और बीजापुर को जीतकर अपने अंडर में मिला लिया। बीजापुर को भी इसने जीत लिया। 1636 के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ये कहानी समझना है सभी को। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग पीछे रह जाते हैं तो वीडियो को बैक थोड़ा सा पीछे भी कर सकते हैं और वापस उसको चालू कर सकते हैं।
थोड़ा बहुत मान लो स्पीड ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा उसको पीछे भी करके देख सकते हैं डबल से, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। 1631 का अहमदनगर हो गया, 1636 का आपका गोलकुंडा वाला हो गया। 1636 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच जाते हैं कहाँ पर, सन 1648 में। 1648 से पहले इसने कंधार को भी जीत लिया था, इसने कंधार को भी जीत लिया था और इसने कंधार को सन 1639 में जीता था। तो 1639 में इसने कंधार को भी जीत लिया, कंधार को जीता। उसके बाद में कहते हैं कि बाद में ये 1648 में कंधार वापस इसके हाथ से छीना जाता है और ऐसा छीना कि दोबारा मुगलों को मिला ही नहीं। कंधार वापस छीना जाता है, 1648 में छीना गया था कंधार और दोबारा हाथ ही नहीं लगा। फिर याद रखना, कंधार पर राज करने वाला अंतिम शासक है शाहजहां, इसके बाद कोई राज नहीं करेगा कंधार पर। याद रखिएगा, कंधार को जीता और बाद में इसको कंधार इसके हाथ से भी चला गया। इसके बाद में उल्लेख मिलता है कि गोलकुंडा तो हो गया, वो तो जीत लिया उसको, तो अब यहाँ ध्यान देना 1648 में इसने क्या किया था, कंधार को भी वापस इसके हाथ से चला गया 48 में, और जीता इसने कब था, 39 में। ये थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी। क्लियर सभी का? अब ध्यान देना। उल्लेख मिलता है कि शाहजहां की जो बेटी थी जहांआरा, वो काफ़ी सहिष्णु थी और उसने एक बार क्या हुआ था कि 1631 से 1633 के बीच में मतलब इसके समय अकाल पड़ा था शाहजहां के समय, तो इसने अकाल राहत कार्य भी करवाया था। अकाल में राहत दी थी लोगों को जहांआरा के कहने पर। किसने? शाहजहां ने लोगों को राहत दी थी अकाल के समय। 1631 से 1633 के बीच में अकाल पड़ा था शाहजहां के समय। तो जहांआरा ने कहा था कि पिताजी कुछ थोड़ा बहुत इनको राहत तो दो कम से कम, तो उसने कहा कि चल ठीक है, तू बोल रही तो मैं राहत दे देता हूँ। तो थोड़ा सा अकाल में राहत दी थी किसने? शाहजहां ने दी थी। ये आपको याद रखना है। अब आगे ध्यान देना, अब कुछ समय के बाद ये अपनी राजधानी को बदलेगा। राजधानी आगरा थी, आगरा से कहाँ करेगा? दिल्ली करेगा। अब ये अपनी राजधानी को चेंज करता है, और कब चेंज करता है तो ध्यान दीजिएगा, ये 1639 में शाहजहां अपनी राजधानी आगरा से बदलता है और आगरा से बदलकर राजधानी कर लेता है कहाँ पर? दिल्ली में। और दिल्ली में इसने क्या बना ली? अपनी राजधानी बना ली। ये बात आपको याद रखना है। दिल्ली में इसने कौन से क्षेत्र को राजधानी बनाई थी? याद रखना, मुख्य क्षेत्र जहाँ पर ये इसने बसाया था वो क्षेत्र था, 2 क्षेत्र इसने बसाए थे। कहते हैं कि वर्तमान का जो राष्ट्रपति भवन था, वर्तमान का जो राष्ट्रपति भवन है, जो इसने दिल्ली वाला क्षेत्र बसाया था, उसमें वर्तमान का राष्ट्रपति भवन से लेकर जो चांदनी चौक तक की जो जगह है, चांदनी चौक वाली जो जगह है, चांदनी चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन से लेकर चांदनी चौक तक का जो क्षेत्र पड़ता है बीच वाला, इसी क्षेत्र को इसने बसाया था और इसी क्षेत्र को बोला जाता है शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद वर्तमान में शाहजहानाबाद जो है ना, वो इसी क्षेत्र को बोला जाता है। इसी क्षेत्र में इसने ये अपने महल वगैरह भी बनवाए थे, इसने लाल किला भी इसी क्षेत्र में बसवाया था। याद रखना, इसी शाहजहानाबाद में इसने 2 इमारत बनवाई थी, एक का नाम था लाल किला और एक का नाम था जामा मस्जिद। याद रखना आप लोग, है ना, जामा मस्जिद भी इसी क्षेत्र में बनवा रखी इसने। लाल किला जब इसने बनवाया था तो लाल किले में इसने 2 तरह से बनवाया था। लाल किले में 2 महल बनवाए थे, एक का नाम था दीवाने आम और एक था दीवाने खास। दीवाने आम और दीवाने खास। शाहजहां जो रहता था, जहाँ पर शाहजहां का पर्सनल घर था, दीवाने खास में शाहजहां इसका खाना पीना रहना वगैरह सोना बैठना इसी में होता था, इसमें खास लोग ही मिलने आते थे। जबकि दीवाने आम जो था, इसमें इसका दरबार लगता था, इसका सिंहासन भी इसी में था। तो दीवाने आम जो था, इसमें इसका दरबार लगता था और इसी दरबार में इसका सिंहासन लगता था। ये आपको याद रखना है। आगे ध्यान दीजिएगा आप। अब इस दीवाने आम के बारे में आपको बताता हूँ, आगे कहानी सुनना। उल्लेख मिलता है कि शाहजहां बाद में लाल किला था और लाल किले में 2 तरह की महल बना रखे थे इसने। 2 तरह के महल थे, जिसमें दीवाने आम दीवाने खास था। दीवाने आम में दरबार लगता था और दीवाने खास में शाहजहां का पर्सनल रूम था। उल्लेख मिलता है कि लाल किले का जो दीवाने आम था, दीवाने आम, इसी दीवाने
आम में उल्लेख मिलता है कि इस शाहजहाँ का सिंहासन लगता था। और याद रखिएगा सिंहासन जो था इसका वो बड़ा मस्त था। इसका सिंहासन जो था उसका नाम था मयूर सिंहासन। ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है। मयूर सिंहासन इसका महत्वपूर्ण सिंहासन था। मयूर सिंहासन को ही तख्त ए ताउस बोला जाता था। इसी का एक और नाम है तख्त ए ताउस। मयूर सिंहासन का नाम क्या है? तख्त ए ताउस इसका नाम है। मयूर सिंहासन को तख्त ए ताउस के नाम से भी जानते हैं। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। आगे ध्यान देना। अब जो तख्त ए ताउस जो था इसके बारे में सुनना आप लोग। मयूर सिंहासन जो था इसके बारे में उल्लेख मिलता है कि ये 12.5 क्विंटल का था। कितने क्विंटल का था? 12.5 क्विंटल का था ये। और याद रखिएगा ये सोने से ही बना था, पूरा सोने का था। साथ ही साथ हीरे मोती जवाहरात से जड़ा हुआ था। और मोती जवाहरात तो थे, इसी में कोहिनूर हीरा भी लगा था। इसी में क्या लगा था? कोहिनूर हीरा भी इसी में लगा था। उल्लेख मिलता है कि एक बार ईरान के शासक ने सन 1739 में यहाँ पर आक्रमण किया। कहाँ पर? इसी दिल्ली में और इसी सिंहासन पर आक्रमण किया। इस जो आक्रमणकारी था उसका नाम था नादिर शाह। और नादिर शाह का आक्रमण हुआ सन 1639 में। नादिर शाह ने इस पर आक्रमण करके इस तख्त और ताउस सिंहासन को यहाँ से चुराया और चुरा कर ले गया। तो यहाँ से ध्यान देना, नादिर शाह ने इसी कोहिनूर हीरे को यहीं से चुराया था। ये आपको याद रखना है। और मयूर सिंहासन का सारा सोना ले गया है। याद रखना ये रंगीला बेटा था कुछ दिनों के बाद। उसके बाद तो कोई नहीं बेटा इस पर। रंगीला जरूर बेटा था कुछ दिन के लिए। और रंगीला तो रंगीला था। रंगीला ने सारा काम बिगाड़ दिया। चलो यहाँ तक की कहानी तो क्लियर हो गई होगी। अब मैं आगे बढ़ूँ क्या? बोलो आगे बढ़ जाए क्या? यहाँ तक समझ में आ रहा सभी को कि नहीं आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ तक थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आता तो रोक के आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। रोक के देख लिया करो, नहीं समझ में आया ना तो आगे कहानी सुनना आप लोग। आगे क्या होता है? अब शाहजहाँ के जो पुत्र थे उनमें अब शाहजहाँ धीरे धीरे बीमार भी होने लगेगा। शाहजहाँ की भी मृत्यु होगी क्योंकि बूढ़ा तो होगा ना ये भी। तो उल्लेख मिलता है कि शाहजहाँ जो था, शाहजहाँ के पुत्र मैंने आपको बता रखे हैं 4 पुत्र जो आपको याद रखना है। शाहजहाँ के पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र जो था उसका नाम था दारा शिकोह। उसके बाद में एक पुत्र था औरंगजेब। उसके बाद में एक पुत्र था मुराद बख्श। और उसके बाद में एक पुत्र था कौन? मुराद बख्श के बाद में एक पुत्र था सबसे छोटा जिसका नाम था शाह शुजा। हुआ कुछ यूँ कि शाहजहाँ की मृत्यु के पश्चात मुराद बख्श जो ये सब अलग अलग जगह थे। जैसे मुराद बख्श जो था ये गुजरात प्रांत का गवर्नर था ये। इसके बाद में ये शाह शुजा जो था ये बंगाल में था उस समय। बंगाल का प्रमुख मुगल था ये। और ये गुजरात का प्रमुख मुगल था। ये दोनों तो आगरा में बैठे थे। ये भी आगरा में था उस समय और ये भी आगरा में था उस समय। ये दोनों तो कहीं नहीं गए। ये दोनों को अलग अलग जगह भेज रखा था शाहजहाँ ने। हुआ कुछ यूँ कि जब शाहजहाँ की मृत्यु हुई तो इन दोनों ने अपने अपने प्रांत का राजा घोषित कर लिया। भाई मुरादाबाद ने बोल दिया कि मैं गुजरात का शासक आज से। और शाह शुजा ने बोल दिया मैं बंगाल का शासक। और दोनों मिलकर अब मिलजुल कर प्लान बनाते और बोले चलो अपन आगरा को जीतते हैं। तो ये दोनों अब आगरा की तरफ बढ़ेंगे। धीरे धीरे आगरा पर अधिकार करने की बात करेंगे। और अब होगा इनके बीच में अच्छा खासा युद्ध। चारों भाई आपस में किस प्रकार से लड़ेंगे सारा विवरण देखने के लिए जल्दी ही आपको अगले एपिसोड में हम मिलेंगे और सारा विवरण आपको बताएंगे। अगला एपिसोड प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें कि अगला एपिसोड कब देंगे। जब भी आपको रुचि नहीं है पढ़ने में तो फिर हम कमेंट फालतू में हम क्यों दें। अगर आपको अच्छा चाहिए अगला कमेंट तो ज़रूर अगला एपिसोड के लिए ज़रूर कमेंट करें। अगला एपिसोड तभी दूंगा जब आपका रिस्पॉन्स इस पर अच्छा खासा रहेगा। दोस्तों अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, वरना कोई बात नहीं। चलो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम सभी को। जय हिंद, जय भारत।